नाजरीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मसला आपके सामने रखता हूं अहम। पाकिस्तान के अंदर बैरूनी सरमायाकारी आनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आ रही? यह बड़ा ज़रूरी है। यह हमें समझना है कि पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं आएगी, पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिवाइवल के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इकोनॉमिक रिवाइवल पाकिस्तान का क्यों ज़रूरी है, यह हमें अंडरस्टैंड करना है। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के इकोनॉमिक रिवाइवल एक वो होता है जो मीडिया गवर्नमेंट को खुश करने के लिए कहता है। जैसे आजकल हमलों की हेडलाइनें होती हैं, मुल्क में डॉलरों की बारिश हो गई, साथ में वजीर आज़म मोहतरम की तस्वीर लगी हुई होती है। फिर एक होता है अरबों ने खजाने खोल दिए, खजानों के ढक्कन खोल दिए, पाकिस्तान अमीर होने वाला है ना। फिर ये वसीम भाई हमारे पूछ रहे थे हमसे आईएम प्रोग्राम में, कह रहे सर वो चिनोट का सोना कहाँ गया? बेटा वो चिनोट का सोना वहाँ गया जो वो सींग होते हैं ना वो गायब, अरे सॉरी गलत कह दिया मैंने आपको। वो वहाँ भी मिलेगा, सोना मिलेगा। असल में क्या है कि हम, अच्छा बोल दूँ टीवी पे, हम बहुत ही बड़े छोड़ू हैं। हमसे ज़्यादा बड़ा छोड़ू मेरे ख्याल से पूरी कायनात में कोई पैदा ही नहीं हुआ। मिन हैसल कौम बात कर रहा हूँ आपको, मिन हैसल कौम। जैसे उमर शरीफ के ड्रामे के अंदर आपको याद होगा, उमर शरीफ मरहूम के ड्रामे के अंदर उमर शरीफ साहब और मोइन अख्तर साहब का झूठ बोलने का मुकाबला होता था। वो एक झूठ बोलता था और फिर दूसरा झूठ बोलता था और फिर तीसरा झूठ बोलता था, और फिर आपको याद होगा गोविंदा साहब ने वही अपनी फिल्म में कॉपी कर लिया कि हमारा घर इतना बड़ा था कि बचपन में एक बच्चा खो गया, अभी जवानी में जाके मिला है ना। ये असल में हमारी छोड़ी हुई चीज़ थी जो जाके वहाँ गोविंदा साहब ने बॉलीवुड की फिल्मों में लगा दिया। देखिए आप बोलें सच, खुदा की कसम ये कौम जिस दिन सच बोलेगी ना कामयाब हो जाएगी। सबसे पहला प्रॉब्लम ही ये कि ये इतने झूठे हैं। मैं हैसल कौम बात कर रहा हूँ, हुकूमत की बात ही नहीं कर रहा। हुकूमत झूठी, हुकूमत भाई सच्ची है, आप लोगों से बेहतर है, अवाम से बेहतर है। फिर भी अभी बैरूनी सरमायाकारी की कहानियां सुनाई, बोला पीआईए जिस दिन बिक गया ना मेरा भाई, जिस दिन पीआईए बिक गया, यकीन करो मार्केट में उधार बंद। कश्मीर की आजादी पहले होगी, पीआईए की बिक्री बाद में होगी। बिक जाए तो मुझे पूछना, मैं लिख के देता हूं, जो पीआईए बेच देना मैं मान जाऊंगा बाबू उसको। बैरूनी सरमायाकारी आएगी, बैरूनी सरमायाकारी। अच्छा अब अच्छी बातें भी करनी है, बिगाड़ना नहीं है। वैसे आज 3 नवंबर हो गई है, आज तो मेक और ब्रेक का दिन था यार, मैंने सुना है। तरमीम करना ज़रूरी है। मैं कानून को घर का हूँ ना, तो मुझे पता है अगर तरमीम 3 नवंबर को नहीं की। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, महसूस हो रहे हैं मेरी गुफ्तगू से, जनाब फ़ारूक अफजल साहब। माजरत फ़ारूक अफजल साहब जो कि एक माशी तज्ज़ियाकार भी हैं, सनतकार ताजिर नुमा भी हैं, उसके अलावा इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का अपना थिंक टैंक भी चलाते हैं। वेलकम करता हूँ आपको शो में। बहुत शुक्रिया अली भाई। बात यह फ़ारूक अफजल साहब, वो बात यह कि आज ही का दिन है, बस आज ही के दिन बोल सकता हूँ। कल से तो फिर चुप सात हो जाएगी, हो सकता है आधी रात को तरमीम आ जाए। अगर ना आई तो फिर किसी ना किसी को तो अपनी जगह से हिलना पड़ेगा। पर देखें आप, मीडिया के ऊपर ये खबर ही नहीं है। आपके भाई ने जुर्रत करके बोल दी, लेकिन अब नहीं बोलेगा। इस प्रोग्राम के ख़त्म हो जाने के बाद फिर नहीं बोलेगा कभी। अच्छा तो बैरूनी सरमायाकारी आ रही मुल्क में है ना, तो वो सऊदी अरब वाले ऑयल रिफाइनरी लगा रहे हैं गवादर में। पहले उसका बता दें फिर आगे चलता हूँ आपसे। जो ऑयल रिफाइनरी बन गई ना वो अभी, वहाँ से तेल, अब क्या हुआ आप मुस्कुरा देखेंगे कि मैं आपसे संजीदा बात कर रहा हूँ भाई। 6 साल पहले तय हुआ था 10 अरब डॉलर का जी, तो वो ऑयल रिफाइनरी तैयार हो गई ना, तो आप उसमें से तेल निकालते हैं चल के। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए अली भाई, आपने इंट्रो में पहले एक बात तस्हीह कर दूं कि आप प्लीज़ मिन हैसल कौम ना बोला करें। क्यों? हम मिन हैसल अवाम हैं, कौम नहीं है, पाकिस्तानी कौम नहीं है, हम अवाम हैं। ये आप भले ज़हन में रखें प्लीज़ ज़रा, क्योंकि यहाँ बेशतर अक़वाम बसती हैं, इसलिए पाकिस्तानी कौम नहीं बसती, यहाँ डिफरेंट अक़वाम बसती हैं, लेकिन हम अवाम हैं। तो मिन हैसल चले, मिन हैसल अवाम जो है। जी। अच्छा दूसरी बात ये देखिए, आपने जो बात की फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने की, ठीक है ना, कि जब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी का रिवाइवल नहीं होगा, जब तक कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा।
या आपने ये बात नहीं की उसमें कि इन्वेस्टमेंट नहीं होगा मज़ीद। देखिए पाकिस्तान के जो बिज़नेस कम्युनिटी है, पहले हमें ये देखना है कि क्या हमारी अपनी जो बिज़नेस कम्युनिटी का इतना ट्रस्ट है गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के ऊपर, उनका एतमाद है कि वो इन्वेस्टमेंट करें। देखिए हमारा जब डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा होता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स उस चीज़ को देखते हुए अपनी पॉलिसीज़ बना के पाकिस्तान में आता है। मैं अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ अपनी कंपनी का, मुझे एक्सपेंड करना है, तो मैं आई वुड प्रॉब्ली गो टू एन इंटरनेशनल बिजनेसमैन फॉर हैविंग अ जॉइंट वेंचर। अगर मुझे अपनी फैक्ट्री में चीज़ों में आगे एक्सपेंशन करना है तो मैं उसको ऑफ़र कर सकता हूँ और उसको बता सकता हूँ कि मेरे मुल्क की पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि अगर तुम यहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे तो तुम्हें क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। देखिए हमारा इस वक्त वो कंडीसिव इन्वायरमेंट नहीं है कि हम ना तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है और ना ही इंटरनेशनल आ सकता है। तो पहले हमें अपना घर ठीक करना है, हमें उन पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना है जो दूसरे मुल्कों में है। अच्छा जी, एक मिनट के लिए मैं आपको बताता हूँ, नहीं होंगी, अब लाएं। अच्छा अब देखिए आप देखिए रियलिटी, देखिए आप क्या यूटोपियन वर्ल्ड में नहीं रहे, आप रियलिटी में रहे। पाकिस्तान में करप्शन भी होगी, पाकिस्तान के अंदर बदइंतजामी भी होगी, पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज यही हो, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएं, ये छोड़ दें, क्या करना पड़ेगा? देखिए आ सकती है, ले आए, बस नहीं आ सकती। देखिए बात ये नहीं आ सकती। देखिए वो कंडीसिव इन्वायरमेंट, देखिए आपको पहले पीस, ऑर्डर, स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, आपको पीस, ऑर्डर चाहिए आपको। आपने अभी देखिए कि चाइना का जब सी पैक का सिलसिला चल रहा था, चाइनीज़ को कितना इस वक्त डर खौफ है यहाँ पर कि वो मारे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। तो आप उस हालात में क्या वो खबरें इंटरनेशनल लोगों के पास नहीं जाती कि जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनका बुरा हाल है लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, ठीक है ना, और वैसी पॉलिसीज़ भी नहीं है कि जो उनको अट्रैक्ट करें। देखिए हमें पहले उसके नीचे एक फ़ोटो पसे पर्दा बहुत बड़ी एक बात है, वो अब आपके सामने टीवी पर तो नहीं कर सकता ना। एग्रीड, लेकिन हमें देखिए हम बस ऐसे ये समझे कि चाइना का बढ़ता असर और रसूख जो है वो बहुत सारी ताकतों को अच्छा नहीं लगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आती है, यहाँ पर आपके सवाल का जवाब देखिए यहाँ पर आती है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। ठीक है, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी का दौर चला गया। आप यहाँ किस तरह उसको इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए उन मुल्कों को किस तरह राम करके रखते हैं हर एक को। देखिए हम किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है, हमारा किसी मुल्क के ख़िलाफ़ कोई एजेंडा नहीं है, चाहे वो यूएस हो, यूरोप हो, इंडिया हो, कोई भी हो। इस वक्त जो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है या होना चाहिए वो क्या है? वो इकोनॉमिक रिवाइवल है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट लाना है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के थ्रू हमें ट्रेड इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। दैट इज़ द ओनली वे आउट, और उसको हमें हर एक के साथ ताल्लुक़, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। देखिए हमें पाकिस्तान की माशियत बड़ी अजीज़ है, हमें लोगों को बताना होगा कि इस मुल्क में उनके इन्वेस्टमेंट की या उनसे ट्रेड बढ़ाने की क्या ज़रूरत है, ताकि हमारे मुल्क के आवाम का भी देखिए उनको रोज़गार मिले। इस इशू का सिर्फ एक सोल्यूशन है, मैं आपको भी बता दूं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखिए इसके अलावा और कोई, देखें इसकी वजह आपको बता मैं पता है, आई एग्री विद यू, लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन अल्हम्दुलिल्लाह आईएमएफ ने कहा है कि जी आप ये कायम नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं, हमारे ऊपर आपने कहा है कि हम मरात वाले स्पेशल इकोनॉमिक जोन मरात वाले नहीं कर रहे हैं। देखिए नहीं, वो कहते हैं जो गैर मरात याफ्ता हो कंपेटिटिव एज नहीं दे सकते। मैं आपको बताता हूं, देखिए उसके इससे मैं भी एग्री हूं। देखिए बिल्कुल, देखिए उसके लिए क्या है कि हम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाएं, ठीक है, वहां पे इंसेंटिव्स नहीं होंगे, लेकिन वहां जब एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाएंगे हम डिफरेंट कंट्रीज के लिए, उन पोटेंशियल कंट्रीज के लिए जो कि हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनके जोन बना दें आप। मंसूबा है, उसका नाम है रिको डिक जी। पहले हमारे पास था सैंड डिक, तो अब ये जो रिको डिक हमने बनाया इसके लिए प्रोसेसिंग, वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बना दिया। अब उसमें जो जा रहा है, जहां से जा रहा है, कुछ पता नहीं। देखिए अब वो हसास ताल्लुकात हैं चीन के साथ, इस वजह से हम उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे, लेकिन अगली हुकूमत आएगी तो कहेगी कि हिसाब दो, हिसाब नहीं हो सकता। देखिए मैं बताऊं, जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी ना, ट्रांसपेरेंसी आप ले, ट्रांसपेरेंसी जब तक नहीं होगी ये मामला आगे नहीं बढ़ेंगे, लोगों में एतमाद नहीं आएगा, डोमेस्टिक लोगों में जो इन्वेस्टमेंट के लोग करने वाले बिजनेस कम्युनिटी में एतमाद नहीं आएगा। हमें हर चीज़ पेपर पे रखनी चाहिए, मीडिया पे आनी चाहिए, किन शराइत पर हम कौन सी चीज़ कर रहे हैं मुल्क के लिए, ताकि आम आदमी को पता हो इसमें क्या सीक्रेसी है, वाई वी आर हाइडिंग, क्यों खुफिया रख रहे हैं हमारे मुल्क का। अगर मुफाद है, वायदे करते हैं वो भी कहते हैं वो खुफिया नहीं, देखिए क्यों खुफिया करते हैं, बात इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज समथिंग फिशी, उनके अपने कोई पर्सनल इंटरेस्ट है जिसको वो सामने शो नहीं करना चाहते। अगर आप मुनाफा दें ना, यकीन करें, मुनाफा हो, पैसा आए, इकोनॉमी बढ़े, तो हमें कोई एतराज़ नहीं, आप किसी भी तरह की कोई भी चीज़ करें,
लेकिन मैं आईएमएफ का थोड़ा सा पस मंज़र आपको देता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि आप तरजीही मराहत नहीं दे सकते किसी भी ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को, इससे कार्टिलाइजेशन हो जाती है। तो आप मानते हैं? मानता हूं। जैसे फारूक अफजल साहब ने साइट में फैक्ट्री डाली जी, ठीक है, वसीम भाई ने कोरंगी में डाल दी। जी। अब आप लोगों ने पैसा स्पेंड किया, यहाँ पे कई साल आप लोग टैक्स पेयर रहे, अचानक कोई चाइनीज़ कंपनी आ गई, वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में चली गई या स्पेशल इकोनॉमिक जोन में चली गई, मराहत इस्तेमाल करके आपसे ज़्यादा एज मिल गई। वो कहते हैं ये नहीं होना चाहिए, कंपटीशन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। Agreed. इसमें कोई खराबी? एग्रीड, मैं इस पे अब एग्री करता हूँ। अगला नुक्ता ये था कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन सारे कराची में ही बनाने। नहीं, मेरे पाकिस्तान में और कोई जगह नहीं है आपके पास। बिल्कुल सही कहा आपने, नहीं तो- होनी चाहिए सिर्फ पाकिस्तान, सिर्फ कराची में। आपको नया रूट दे रहे हैं ना हम, घारो ठट्ठा का, आप घारों में बनाएं। आप वहाँ प्लाटिंग क्यों कर रहे हैं? आप ठट्ठा में बनाएं, आपको किसी ने मना किया है? हैदराबाद आपका शहर है, मैं उस शहर को कितना पसंद करता हूँ आपको पता है, हमेशा बात, हैदराबाद शहर में क्यों नहीं बनाते? जी, बिल्कुल सही कहा मैं आपने। एक बात कर रहा हूँ हाँ, आपसे। एग्रीड एग्रीड। तो बनाए ना, किसने मना किया आपको? हमने देखिए, हमारा प्रॉब्लम क्या है कि इन्फ्लक्स ऑफ जो लोग हैं ना, वो कराची सिटी में क्यों है या अर्बन सिटी लाहौर में क्यों है? देखिए उसकी रीज़न क्या है कि हमने अपनी इंडस्ट्रीज़ को, उन जोन्स को, इंडस्ट्रियल जोन्स को उन पर्टिकुलर बड़े छोटे और मीडियम साइज शहरों में नहीं लगाया कि उनका चाइना ने रोजगार- लगाया? जी, कामयाब हुए? बिल्कुल हुए। देखिए उन्होंने जो पॉवर्टी एलिविएशन का काम किया है उन्होंने, देखिए कितना ज़बरदस्त काम हुआ है कि आप सोचें 800 मिलियन लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेकर आए हैं। क्या हमने उससे कुछ सीखा? कोरिया में कितने फैसलाबाद हैं सर हर कुछ मील के बाद फैसलाबाद है। यस, तो मानचेस्टर बना हुआ है। आप बताएं कैसे किया? यही देखिए, अब क्या है कि कराची क्यों, अच्छा जी पोर्ट करीब है, ओके फाइन, लेकिन क्या हमारा जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा फास्ट होना चाहिए कि वो कराची भी उसी तरह पहुंचे 2 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर पहुंचे माल वहां से? देखिए ये माजरत इतनी प्यारी आपने मोटरवे बनाई सखर लेकिन- तक। सखर को आपने मॉडर्नाइज कितना किया? वही तो मैं वहां बताए ना आप, मॉडर्नाइज है ही मैं आपको नहीं। बताऊं, आज भी फन तोड़ तोड़ के अपनी जमीनों में पानी डाल रहे हो। अबे भाई ये गोल्ड माइन है सखर, अली इधर भाई- इंडस्ट्रियल जोन बनाओ बहुत बड़ा, अली भाई मैंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाओ जी। 2014 में एक प्रपोजल दिया था FPCCI में, जिसमें मैंने 14 बड़े शहरों को आइडेंटिफाई किया था कि हमें कहाँ कहाँ इंडस्ट्री लगानी चाहिए, छोटी, स्मॉल, मीडियम, गारमेंट्स, ये वो, जिससे कि वहाँ पर रोजगार कायम हो। और हम वहाँ पर, वहाँ किसी को समझ में नहीं आया हो। किसी को समझ में नहीं आया, और वो आज तक देखिए 11 साल हो गए हैं, और मैं हर जगह उस चीज़ को बोलता हूँ कि खुदारा ये बड़े शहर, नवाबशाह है, अगर सखर ये है, आप काबीना हैदराबाद में है, बताते तो भी समझ में ना आता, आप FPCCI में बताया तो भी समझ में नहीं आया, तो कहीं मुझे भी। बताओ फिर जाके सुनवाई कहाँ करवानी है आप? अब यही एक मसला मैं है। जानना चाहता देखिए, हूँ आपसे। ये सुनवाई कहाँ होगी? देखिए, कहाँ होगी आप सुनवाई मुझे सुनवाई बताएं। तो कहीं, देखिए मैं एक चीज़ समझता हूँ कि पाकिस्तान में कोई भी जो काम करने वाला या अच्छा दिमाग वाला वो यहाँ कामयाब नहीं हो सकता, ये बता दूं आपको। नहीं, excuse जिस me। मुल्क में दुख दर्द है मुल्क के लिए, मुल्क की इकानमी के लिए, मुल्क के लोगों के लिए, उसको आगे नहीं आने दिया जाता। मेरा आपसे एक सवाल। हाँ बोलें। एक मुल्क है मलेशिया। जी, मलेशिया ने क्या किया, अपनी स्वॉट एनालिसिस की। बाय द वे आपको बता रहा हूँ कि महातिर मोहम्मद एक बिजनेस मैनेजमेंट के आदमी नहीं, मेडिकल साइंस के आदमी। अल्लाह ताला ने उनकी उम्र में बड़ी तवालत रखी है, माँ बाप की खिदमत की होगी, बिल्कुल, इसलिए अब तो सुना 100 साल से ज्यादा और उम्र अच्छे हो गई। काम की, बिल्कुल। हाँ, लेकिन उनका जो विजन था ना वो ये था कि अब जो सेट ऑफ रिसोर्सेज हमारे पास है ना, हमने उसी से काम करना है। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम ऑटो बनाने वाला चौथा बड़ा मुल्क, दूध पैदा कर रहा हूं, पांचवा बड़ा मुल्क, नहीं। उनके पास पाम ऑयल और पाम ट्री नहीं थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास और कुछ है ही नहीं सिवाय इसके। बिल्कुल उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर पाम प्लांटेशन की बिल्कुल सही कहा आपने। और अपने मुल्क को पावर हाउस बना दिया। आज आपके मुल्क का एडिबल ऑयल भी वहां से आ रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरी बात आपको बताता हूँ, ऑयल रिच कंट्री है वो, यानी उनके पास तेल के बड़े बड़े जखायर हैं जो जंगल में हैं उनके। जी, तो उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट किया और बहुत बड़ी कंपनी बनाई, पेट्रोनास। बिल्कुल आज भी आपने देखा होगा उनके बिल्कुल ट्विन है, बहुत टावर्स अच्छा है। मौजूद हैं। आपके पास जो सेट ऑफ रिसोर्सेज है ना, बुरा ना मानना, उनके साथ ही गेम खेलनी पड़ेगी। एंड बाय द वे, मलेशिया उस दौर के अंदर दुनिया के करप्ट तरीन ममालिक के अंदर शामिल किया जाता था जब महातिर मोहम्मद साहब थे, लेकिन तरक्की के अंदर, GDP की रफ्तार के अंदर फास्टेस्ट कंट्रीज में से एक था। गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल। डिस्पाइट देखिए, करप्शन, उन्होंने जो टर्न अराउंड किया अपनी इकोनॉमी को 24 साल के अंदर, उस मुल्क को दुनिया का एक बेहतरीन मुल्क और बेहतरीन इकोनॉमी, एडवांस इकोनॉमी बना के उन्होंने दिखाया लोगों को। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मैग्नेट बन गया। इस हद तक मैग्नेट बन गया कि मैनिपुलेशन शुरू हो गई और जॉर्ज सोरोस को ब्लेम किया उन्होंने
कि इसने हमारी मईशत खराब की है, बिल्कुल। क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा आ चुका था मलेशिया के अंदर कि वो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। आज भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा है नाजरीन मलेशिया के अंदर कि आप जाकर हैरान रह जाओगे। शॉपिंग मॉल खाली पड़े हैं, शॉपिंग के लिए सामान इतना भरा हुआ है दुकानों के अंदर कि आप सोच नहीं सकते। इकोनॉमी सप्रेस्ड है, लेकिन डेवलपमेंट का फेज चलता रहा। वो इस वजह से था कि इतना ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गया था, इतना खपने के लिए चाइना की पॉलिसियाँ थोड़ी टाइट हैं। तो मलेशिया जो है वो नेबरिंग तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन बड़ा नज़दीकी मुल्क है, उस हिसाब से इनकी बहुत लिबरल पॉलिसीज़ हैं। तो मेनलैंड चाइनीज़ ने यहाँ के चाइनीज़ के साथ मिलकर बड़ा पैसा लगाया, क्योंकि अपने मुल्क के अंदर इनको इतनी आज़ादियाँ नहीं। ऐसे ही बता रहा हूँ मैं। ऐसी देखिए बात ये है कि पाकिस्तान जो आपने बात की ना, बड़ी सही बात की आपने कि जो हमारी रिसोर्सेज है ना विद इन कंट्री, वी हैव टू यूज दोज रिसोर्सेज एक्चुअली। ठीक है, अब अगर हम कहते हैं जी चौथा बड़ा मुल्क है दुनिया का जनाब दूध पैदा करने वाला, तो वो दूध हम टनेज एंड टनेज क्यों ज़ाया कर रहे हैं? उसके ऊपर क्या किसी ने कोई पॉलिसी बनाई कि हम मशीनरी इंपोर्ट करें, फ्री ऑफ कॉस्ट मशीनरी मंगवाने के? उनको कहे जी कोई ड्यूटी नहीं होगी, आप मशीनरी मंगाएं, आप चीज़ बनाएं या मक्खन बनाएं, आप उसको एक्सपोर्ट करें। क्या हमने कोई ऐसा जोन बनाया? हमने कभी? हम कहते हैं जी हम कॉटन के, वी यूज टू बी लाइक 4th लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री, फिर हमने उसको तबाह किया। हमने उन जो कॉटन क्रॉप जो प्लेसेस थी वहाँ हमने गन्ना उगा दिया, और कॉटन जो आज हम 8वें नंबर पर आ गए, अब हम वो कॉटन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। देखिए बात ये है कि नाजरीन में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में ये भी माशाल्लाह बाहर के पढ़े हुए हैं, मास्टर्स इन्होंने किया हुआ वहाँ से। इनसे मैं एक बात सिंपल सी पूछूंगा कि सर बात ये है कि जब आपका नेगेटिव ROI आएगा तो आपके मुल्क में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। एग्रीड। मेरा आपसे सवाल ये है कि इन द पास्ट 6 ईयर्स, मैं नहीं कहता कोई गवर्नमेंट थी, कौन सी गवर्नमेंट थी, पिछली गवर्नमेंट थी, ये गवर्नमेंट थी, इससे अगली थी, सब ने रुपी को इतना ज़्यादा डिवैल्यू किया एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट करने के लिए, जिसका फ़ायदा कोई भी नहीं हुआ, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, हर कंपनी का ROI नेगेटिव हो गया। जो कोई टीवी पे आने के लिए तैयार नहीं है, कहने के लिए तैयार नहीं है कि मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान से भाई इसलिए जा रही हैं क्योंकि नेगेटिव ROI आ रहा है। और आप सब लोगों को क्यों नहीं पता, या आपके एक्सपर्ट्स को क्यों नहीं पता? क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की किताबें पढ़ रहा था नाजरीन, तो आपके मुल्क के सारे इंटेलेक्चुअल्स लड़कियों के फ़ोन नंबर मांग रहे थे, और उन लोगों को बेचारों को पता ही नहीं कि ROI होता क्या है ना। ये मैं आपको माजरत के साथ मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको कि नेगेटिव ROI का फिनोमिना आपके यहाँ इंटेलेक्चुअल्स को पता ही नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर ये लोग काम ही यही करते रहे, फ़ोन नंबर मांगते रहे, घूमते रहे, बंक करते रहे क्लासें। इनको ये वाले चैप्टर ही इन्होंने मिस कर दिए। फारूक अफजल साहब, आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को लाते भी हैं शायद पाकिस्तान के अंदर, मैंने देखा बहुत सारे ममालिक लाते। जब तक आप ROI पॉजिटिव नहीं देंगे कोई नहीं आएगा, मैं साइन करके देता हूं आपको। कोई अपना नुकसान करने इस मुल्क में नहीं आएगा। आप मुझे साबित करते हैं, मैं मान जाऊंगा। एग्री। देखिए डेफिनेटली जो भी इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे वो फॉरेन हो या लोकल हो, वो जब तक ROI को पॉजिटिव नहीं देखेगा वो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं होगा। देखिए सॉर्ट ऑफ फिजिबिलिटी बनती है, उसमें हम देखते हैं कि जी इसका ROI क्या आएगा, ठीक है, कितने अरसे में हम अपना ब्रेक इवन में पहुंचेंगे, कब जाके हम इसको कमाना शुरू करेंगे और कितना कमाना शुरू करेंगे। उस हिसाब से आप अपनी पूरी प्लानिंग करते हैं, फिजिबिलिटी बनाते हैं, एंड देन यू प्रोसीड फर्दर। देखें ये अभी जो बोल रहे हैं ना कि फलाना MNC क्यों नहीं गया, आप खुद जानते हैं फिजिबिलिटी, 1 रुपए का पानी वो 60 रुपए की बोतल में बेच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्यों जाएगा? वो नहीं जाएगा भाई, वो क्यों जाएगा? बात देखिए, पानी बेच के अरबों रुपया कमाना, वो कोई पागल ही होगा जो यहाँ से जाएगा। नहीं जाएगा ना। किस कॉस्ट अच्छा, और रॉ मटेरियल कहाँ का है? वो भी यहीं का ही है, का लोकल है, ठीक है ना। तो अब इसी किस्म के चाहे बॉटलिंग कॉस्ट है बस, उसके अलावा क्या है मुझे बताएं। इसी तरह सोडाज ले लें, आप कोई भी ड्रिंक्स ले लें भाई, जिस किस्म का भी है, वो पानी के अलावा एसेंस डाल के बेचते हैं, अरबों रुपया कमाते हैं, ठीक है ना, अरबों रुपया। तो वो क्यों यहाँ से जाएगा? फिर बोल रहे हैं कि जी फलाना MNC का ये वाला प्रोडक्ट जो जा रहा है भाई, वो इसलिए जा रहा है, आप देखें उस MNC का साबुन बनाने वाला यूनिट क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि रॉ मटेरियल सारे यहाँ अवेलेबल है। एग्जैक्टली। और वो जो क्वालिटी यहाँ डिलीवर कर रहा है वही MNC का प्रोडक्ट। मैं आपको बता रहा हूँ, थाईलैंड में उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कुछ और है, पाकिस्तान में कुछ। यस एग्री। गलत बोलूं तो मुझे पकड़ लें। बिल्कुल। देखिए हम तो, आप भी यू हैव ट्रैवल्ड अराउंड द वर्ल्ड, मैं भी अभी टू मोर देन 30 कंट्रीज। हम सब देखते हैं कि जो MNCs के जो साबुन हैं या शैम्पू हैं, दे टोटली डिफरेंट। डिटर्जेंट तक फर्क होते हैं। अब हमारे घर वाले कहते हैं यार ये शैम्पू यहाँ का नहीं, बाहर से लेके आना। यस, ठीक है, वहां से लेके आना साबुन, उसका टेक्सचर, उसकी बिल्कुल फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। तो हमारे यहाँ देखिए ये MNCs वाले तो बेसिकली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ना सिर्फ ये कि मजे हैं। देखिए जिस किस्म का रॉ मटेरियल इस्तेमाल करके जैसी प्रोडक्ट बनाते हैं, बहुत सारी चीजों को बाईपास करके हमें वो ऐसे महंगे आर्टिकल बेच रहे हैं और पाकिस्तान से प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो यहाँ से क्यों जाएगा वो? अच्छा, और बोलते हैं
फलाना फार्मा चला गया, फलाना फार्मा कितने अरब रुपए कमा कर गया, ये भी तो बताओ ये ना। नहीं बताएगा कोई, ये कोई नहीं बताएगा। देखिए चीज यही है, मार्केट से सारे पैसे लेके, बीमारों को सारी दवाएं बेच के, उसके बाद वो कारोबार ओ देखे जी मैं वो फलां छोड़ के जा रहा फार्मास्यूटिकल। भाईजान ये भी तो बताओ उनके रेवेन्यूज कितने रहे, कितना कमाया सर इन्होंने, आप मुझे सच बताएं। और फिर वो अपने चीज को बेच के मुझे और आपको अपना प्लांट हवाले करके गए हैं ना। चीजें तो वही है ना, सिर्फ उन्होंने क्या किया है कि अपना नाम हटा के, रेकन कोलमन था तो उसको हटा दिया, उन्होंने अब्दुल फारूक कर दिया, जो भी कर दिया, या जो भी कंपनी लोकल थी, ठीक है, उनको अपनी चीजें दे के, फैक्ट्री दे के वो चले गए। अच्छा देखिए, पाकिस्तान में ये सबसे बड़ा अलमिया रहा है हमारा। हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं, हम जो अपनी जो इंडिजीनियस जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारा रॉ मटेरियल है, उसमें हम अपने आप को मजबूत क्यों नहीं किया कि हम एक्सपोर्ट करें उसको बना के। हमारे पास अल्लाह ने बेतहाशा रिसोर्सेज दिए हैं ये तमाम चीज़ों की। अगर वो अपना साबुन बना सकते हैं हमारा रॉ मटेरियल इस्तेमाल करके, अगर वो कुछ और चीज़ हमारे रॉ मटेरियल को इस्तेमाल, हम क्यों नहीं कर सकते? हम अच्छा दूसरी बात आप सुनिएगा, ये बोल रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है पाकिस्तान छोड़ के चली गई। ऑयल मार्केटिंग कंपनी का ब्रांड वही, उसके पंप पे निशान वही है। हाँ मुझे बताओ कौन सा वो ये रीस्ट्रक्चरिंग है या ये रीऑर्गेनाइजेशन है? कभी कभार ये क्या करते हैं, अपने बिजनेसेस को सबलेट कर देते हैं। ऐसा ही है। और ये एक अकेले मुल्क के अंदर ये काम नहीं कर रहे। ये जो कंपनी हमारे यहाँ काम करने के लिए आई है, ये बहुत बड़ी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर भी खुद काम कर रही है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ये रीपोजिशनिंग उनके अपने हिसाब से होती है। वो कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं, वो कहते हैं चलो भाई थर्ड पार्टी पंप्स चलाना चाह रही है, ठीक है, बहुत हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है ओएमसी का। गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? सही कहा, बिल्कुल सही कहा। देखिए हमें अपना जो है ना अपने घर को ठीक करना है, हमें ये देखना है कि हम किस तरह उन, देखिए इंडिया का आप देखें 95 से पहले तक वहाँ तो कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं था। आपको पता है कि जब उस वक्त तक वो अपनी उन्होंने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इतना मजबूत कर लिया हर चीज़ में, चाहे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो, चाहे ऑटोमोबाइल्स हो, एनीथिंग, दे वर सो स्ट्रॉन्ग एनफ टू कम्पीट विद दोज़ MNCs. I don't want to take any names, but I'll tell you something interesting. There's a shaving blade that's sold in Pakistan. नाजरीन ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि ये अभी किसी MNC से मंसूब भी है जो पाकिस्तान शायद छोड़ के जा रही। आई कैन अश्योर यू उनकी प्रोडक्ट आप पाकिस्तान के अंदर यूज़ कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी और है, और US में जो क्वालिटी और है, क्योंकि मैंने खुद मेरे भाइयों कॉस्टको से उसी MNC के उसी ब्रांड की ब्लेड्स लिए, और बावा उनकी जो अमेरिकन ब्लेड्स हैं, यानी अमेरिका की मार्केट के लिए जो ब्लेड्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, एक डब्बा खरीद के लाया था, एक डब्बा आज तक चल रहा है। 2 साल हो गए मुझे अमेरिका से वापस आए हुए, एक डब्बा चला रहा हूं उसका। वो मेगा साइज था, तकरीबन $30 या $40 का लिया था मैंने, यकीन करो आज तक चला रहा हूं, बुरा ना मान। नहीं, एग्रीड। देखिए हम क्या करते हैं, हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को लाते हैं, फिर उनको मादर पिदर आजाद कर देते हैं। देयर इज नो मॉनिटरिंग। आप देखें, आप गाड़ियों में देख लें अली भाई, जो गाड़ी यहाँ बन रही है पाकिस्तान में जापानीज, क्या वो स्टैंडर्ड की है? हम जब गाड़ी इंपोर्ट करते हैं वहाँ के मुल्क की, उसमें क्या क्या कुछ दिया होता है उन्होंने गाड़ियों के अंदर, और किस प्राइस पे होती है? क्या हमारे पास हमने कोई मॉनिटरिंग रखी है ऐसी कि भाई हमारे यहाँ जो गाड़ी बन रही है उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है? हम जो मतलब इतने पैसे बना रहे हैं, मतलब किसी गाड़ी वाले का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बात यह है कि जितने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, क्या वो स्टैंडर्ड को हम फॉलो कर रहे हैं? क्या हम देख रहे हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को? अच्छा ये मैं एक मजे की बात और बताऊं, अभी ये एंडोर्स कर देंगे, ये चाइनीज ब्रांड भी जो आपके मुल्क में चल रहे हैं ना, यकीन करो चाइना में आप चले जाओ, उनकी क्वालिटी चेक कर लेना। अगर मैं गलत बोलूं मुझे पकड़ लो, चाइना चले जाओ, यही ब्रांड जो चाइनीज ब्रांड आपके मुल्क के अंदर बिक रहे हैं ना गाड़ियों के, इन्हीं ब्रांड की गाड़ियां आप चाइना में जाके चला लो, आपको पता लग जाएगा। रशिया में जाके चला लो। हाँ, लेकिन देखें अभी तक तो हम जो चाइनीज़ गाड़ियाँ ज़्यादातर इंपोर्ट होके आ रही हैं, मैं ब्रांड नहीं लूँगा, उनके नाम नहीं लूँगा क्योंकि हम टीवी बैठे हैं, अक्सरियत वो वहीं की गाड़ी। अच्छा मैन्युफैक्चरिंग तो होती नहीं पाकिस्तान में, असेंबलिंग नहीं शुरू हुई? असेंबलिंग अभी बहुत सारी गाड़ियों की असेंबलिंग अभी तक उनके नाम आ गए हैं, लेकिन वो इंपोर्ट होके अपना लाइसेंस लेने की तैयारी कर रहे हैं, वो असेंबलिंग करेंगे। ऐसी गाड़ी जो वहां से इंपोर्ट होके आती है, वो इट हैज द सेम स्टैंडर्ड्स व्हिच दे आर हैविंग फॉर देयर ओन कंट्री एक्चुअली, ठीक है ना? लेकिन चलो मान लेते हैं बात। हाँ, लेकिन जो हम जो असेंबलिंग यहाँ से करते हैं, यस, उनके हमें स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को वी हैव टू मॉनिटर केयरफुली, क्लोजली, कि क्या वो स्टैंडर्ड मैच करते हैं इंटरनेशनल कि नहीं करते। कितने अरसे तक तो हमारे यहाँ कभी भी आपको पता है कि एयर बैग का सवाल ही पैदा नहीं होता हो। हम 1970 से गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं, उस जमाने में इंपोर्टेड गाड़ी होती थी तो उसका अपना सीट बेल्ट लग के आती थी। जी, ठीक है, लेकिन वो सीट बेल्ट ऐसी होती थी कि उससे हम बकरी बांध देते थे। मैं एक बात कर रहा हूँ मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, लेकिन जो ऐसी ढीली ढाली किस्म की सीट बेल्ट होती थी कि वो बकरी बांधने का रास्ता भी बन सकती थी बड़ी ईद पे।
तो अब पाकिस्तान में देखिए हमें कोई देखता नहीं है, बात यह है कि हम अलाउ तो कर देते हैं एमएनसीज को, लेकिन उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाओ लेकिन हिसाब से लाओ, लाएं, हाँ, और अपने जो ये नहीं। डोमेस्टिक हमारी जो रिसोर्सेज उसको खत्म नहीं करो, खत्म नहीं करें, उसको रिसोर्सेज अपनी इंडस्ट्री को मत मारो, मत मारें, बल्कि आप उनको देखिए मशीनरी मंगाने के लिए आप उनको इंसेंटिवाइज करें। देखिए हमारे यहाँ इतना कुछ देखिए है। आइडेंटिफाई किया है ना एरिया आपके लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखिए मैं आपको बताऊं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एरिया हमने आइडेंटिफाई किया है। हाई प्रॉफिट जो इंडस्ट्रीज हैं उनको हमने हाईलाइट किया है। नंबर 1 हाई प्रॉफिट इंडस्ट्री पाकिस्तान की पार्शली सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री जो कि आईटी इंडस्ट्री है। हम चाहते हैं आईसीटी के अंदर इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रही? आई डोंट नो। उसकी शायद एक रीजन ये, यू आर इनटू आईटी एज वेल। यस यस। आईटी में क्या होता है कि आउटसोर्सिंग बहुत है, सो द इन्वेस्टमेंट पोर्शन इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज यू कैन हायर अ थर्ड पार्टी as an outsourcing company and get your work done. You don't necessarily have to go into that country, invest the money, hire the people, hire the management and do the work. In fact, it is cheaper sometimes to outsource because these people are developing 10, 20, 30, 40 proprietary customized softwares, and it's cheaper for them to make a software for you rather than you going to the country and open a new software. Am I correct? बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये मैं स्ट्राइक आउट कर दूं, आपकी इजाजत से स्ट्राइक आउट कर दूं, दिस कैन नॉट बी अ मेजर एरिया ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एग्जैक्टली, बिकॉज ये लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगा। हाँ, किसी हद तक देखिए मैं बताऊं, देखिए इंडिया में जितनी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं यूएस की, उन्होंने वहाँ जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट देख लें, आप अभी रिसेंटली उन्होंने $5 बिलियन का फिर इन्वेस्टमेंट किया उसमें, ठीक है। इसी तरह आप देखें, लेकिन नाउ दे आर नो लॉन्गर अ सॉफ्टवेयर कंपनी ना, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट 365 has gone on the cloud. You and I can use it on the phone, on the computer, anywhere in the world. देखिए उसमें क्या होता है कि देयर इज ऑलवेज नीड फॉर एन इम्प्रूवमेंट। तो उस इम्प्रूवमेंट में जिद्दत लाने के लिए मुसलसल यू नीड एटलीस्ट अ टीम फॉर दैट, कि जो उस पर वर्किंग करती रहे। वो देखिए वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए उन चीज़ों में, वहाँ इंडिया में लाए। पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है अगर ये इतना कर रहे हैं तो नहीं, लेकिन वो 6 बंदे यहाँ रखें या ना रखें कोई फर्क तो नहीं पड़ता। नहीं, क्यों नहीं फर्क पड़ता? देखिए चीपर है ना। आप देखिए कि पाकिस्तान में इतना आईटी का बच्चे हम पैदा कर रहे हैं इस वक्त, यानी कि एजुकेशन के हवाले से, लेकिन वो क्या करते हैं, स्टार्टअप्स में ज़रा जाते हैं थोड़ा बहुत, या आउटसोर्सिंग किसी के साथ मिल गए तो बाहर की जो सॉफ्टवेयर यहाँ बना दी, एप्लीकेशन बना दी। हम भी यही कर रहे हैं बैठ के, ठीक है। लेकिन चीज़ क्या है कि हमें किसी बड़ी कंपनी के साथ अलाइन करना होगा, उनके लिए एप्लीकेशंस को बनाना होगा, उनका कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, जॉइंट वेंचर करना पड़ेगा। अच्छा, बाय द वे आपको बता दूं, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी भी एक्सपोर्ट वाइज भी, आईटी एक्सपोर्ट वाइज भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है इन्फोसिस। जी जी, ऐसे ही, हाँ ऐसे ही ऐसे ही। लेकिन अब पाकिस्तान के क्या लोगों ने क्या ये बॉदर किया कि उनके बड़े बड़ी कंपनियों के लोगों से मिलें और उनको कन्विंस करें कि पाकिस्तान में आओ? नहीं, देखिए उसके लिए बात करने का तरीका चाहिए, पाकिस्तानियों को बात करने का तरीका नहीं। हमारे जो बड़ा ना मानना, हाँ, जो लोग यहाँ से जाते हैं उनको बात करना नहीं आती, किस तरह पाकिस्तान का इंटरेस्ट शो करना है, किस तरह उस चीज के लिए बात करनी है। You cannot be a computer engineer with those people. They are entrepreneurs, they are businessmen, they are very organized people. तो हमारे यहाँ जो है ना, देखिए प्रॉब्लम ये है कि वी आर नॉट गुड नेगोशिएटर इवन, यू नो, टू ब्रिंग द इन्वेस्टमेंट्स इनटू पाकिस्तान। टेक्नोक्रेट्स को साथ नहीं होते, ये वो लोग होते हैं। Please let me add to this and let me hear your comments on this as well. Our infrastructural upgrade in ICT has not actually taken place. We are still, I would say, we were way ahead during Musharraf era. मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुशर्रफ के दौर के अंदर हम आगे बढ़ गए थे। आफ्टर दैट ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत पेस रहता है, जब भी कोई मोमेंटम होता है मोमेंटम कंटिन्यू किया, लेकिन 2014 के बाद से आया सीन के उस पेस के ऊपर नहीं हुआ। अभी भी अगर आप अपने फ़ोन्स को खोलें तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके इंटरनेट की इस वक्त वो स्पीड है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल। देखिए आप देखें कि मुशर्रफ साहब ने डॉक्टर अतार रहमान को यानी कि इस काम पे लगाया, उन्होंने अपनी टेन्योर में इतना काम किया इसके ऊपर, PhDs के ऊपर, HEC के ऊपर, अपना ये IT के ऊपर, लेकिन उनको क्यों हटा दिया गया? क्यों काम के आदमी थे। बात ये है कि जो काम का आदमी होगा वो नहीं काम कर सकता, उसको साइड पे कर दो, सॉरी भाई वी डोंट नीड यू, क्योंकि काम कर दिया और पाकिस्तान में का काम हो गया, मसाइल अगर हल करना शुरू हो गए तो ये पॉलिटिकल पार्टीज फिर क्या करेंगी? फिर ये मंजन कहाँ के बेचेंगे? फिर ये कि जी हम इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, हम यूँ करेंगे, आप फिक्र नहीं करो, अगले 5 साल हमको दे दो। नहीं, लेकिन आपकी इजाजत से मैं आगे बढ़ूं, मैं IT फील्ड को अभी फिलहाल के लिए एक साइड रख दूं। आपकी इजाजत से मैंने IT की फील्ड को एक साइड पर रख दिया। मैं दूसरे हाई प्रॉफिट एरिया के ऊपर आपको लाता हूं, जिसका हमारा क्लेम है कि बहुत हाई प्रॉफिट एरिया है, वो है माइनिंग का है, प्रेशियस मेटल्स का है, और इसके अलावा प्रेशियस स्टोन्स का है। यह हमारा क्लेम है पाकिस्तान का कि ये बहुत हाई प्रॉफिट इंडस्ट्रीज़ हैं। इसमें नाजरीन
फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है। ये टेदियान कंपनी बाहर की ही कंपनी है, मेरा नहीं ख्याल कि इसके पीछे पाकिस्तानी हैं, लेकिन यह कि ये टेदियान कंपनी जो आकर ये रिको डिक का मंसूबा आगे लेके जा रही है, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही तो है। देखिए आप ये बताएं इसमें ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? क्या आपको पता है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं? आपको पता है उनकी शराइत क्या है? आप बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर अब हार मान चुके हैं, मान जाएं सर, आप लोग क्यों पंगा ले रहे हैं? नहीं देखिए, ये चीजें पहले करने की थी, अब ये बात आगे निकल गई। देखिए मुल्क की जो रिसोर्सेज हैं वो हम अगर फरोख्त कर रहे हैं किसी को, उस कॉन्ट्रैक्ट की जो भी पॉलिसी, जो भी शराइत हैं, वो हमें पता होना चाहिए किन शराइत पे हम दे रहे हैं। क्या वो मुमकिन है कि पाकिस्तानी भी कोई दे सकता हो उस चीज़ को? यू नेवर नो, या कोई और मुल्क भी दे सकता था, उससे बेहतर ऑफर कर सकता था। क्या हमने बिडिंग करके दिया वो चीज को, या हमने पकड़ के एक बंदे को पकड़ा, हाँ जी आप ले लो भाई? आपकी कोई चीज कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं, आप देखें ना, जो ले रहा है हमें उसको देनी पड़ रही है। नहीं देनी नहीं पड़ रही। देखिए आपने अभी भी तो एक प्राइवेटाइजेशन की ना, कमर्शियल बैंकिंग, क्या करें, मजबूरी है, आप कोई लेने वाला ही नहीं। अली भाई अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं ना, तो मैं तो पीआईए की दफा कितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी थी, आपने डील ही नहीं बनाई। नहीं देखें, उसको सामने लाके बिठाया, लिफाफे खोले, उसने कीमत लिखी, वो हंसता रहा, मुस्कुराता रहा, आपने पीआईए थोड़ी बेची उसको। ट्रांसपेरेंट नहीं थी क्या वो? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मामला था, और कोई बिडर नहीं, ये बिडर राजी हुआ, इसने पैसे बोले, आप बोल रहे हैं मैंने लिए नहीं। वो पैसे क्या बोले, देखो ना, बात है कि आप बिड क्या दे रहे हो ना, ट्रांसपेरेंट था। नहीं, आर्गुमेंट आज की थोड़ी हमारी फिलोसफिकल रही, उसकी वजह ये है कि देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो बहुत कम आई है ना मुल्क के अंदर, तो अब हम फिलोसफी डिस्कस कर सकते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि अगर तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई होती तो फिर तो हम यहाँ बात कर रहे होते कि इस तरह लानी है या उस तरह लानी है। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतने कई सालों से नहीं आई, और हमारी एक्सपेक्टेशन थी 2 इयर्स के अंदर कि तकरीबन $100 बिलियन आएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से $100 मिलियन आ गए। ये बहुत है, 100 बिलियन नहीं है। नहीं, ये फैक्ट है एक बात। उसकी वजह ये है कि बुनियादी जो फैक्चुअल पोजीशनिंग है वो ये है कि एक्सपेक्टेशन जो है ना वो तो बहुत ज़्यादा है हमारी, लेकिन शायद कुछ लोग एट्रीब्यूट करते हैं, जब हमने मिडिल ईस्ट के अपने पार्टनर्स से बात की है तो उनका कहना ये है कि अगर मशरिक़ वुस्ता के अंदर ये मामलात ना होते जो पिछले 2 सालों में हुए, तो फिर शायद इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ जाती। दे हैड टू होल्ड बैक बिकॉज ऑफ दीज सिचुएशंस। अब खैर इस बारे में और मजीद बात भी करूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा फारूक अफजल साहब, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन, वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर, मैं टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।